अज्ञात के डर से ज्यादा शक्तिशाली कोई डर नहीं है। विज्ञान कथा लेखक आर्थर सी क्लार्क का ये जो कथन है, आज भारतीय अर्थव्यवस्था के एक पहलू पर बिल्कुल सटीक बैठता है। नमस्कार, और आज की इस गहन पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हम द इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक लेख के आधार पर भारतीय रुपए से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि थोड़ी जटिल पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। जी। पहेली ये है कि जब देश की अर्थव्यवस्था के ज्यादातर संकेत, मतलब जीडीपी ग्रोथ हो, महंगाई हो, ये सब अच्छे दिख रहे हैं, तब भी रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर क्यों हो रहा है? और ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ आम लोगों को ही नहीं बल्कि बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों को भी परेशान कर रहा है। हाँ, और ये चर्चा उन लोगों के लिए खास तौर पे जरूरी है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे इकोनॉमी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट और ग्लोबल फैक्टर्स के बीच के रिश्ते को समझाती है। तो हमारा मकसद साफ है, इस लेख के जरूरी पॉइंट्स को निकालना और ये समझना कि पर्दे के पीछे आखिर कौन सी ताकतें काम कर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली नजर में, या कहें कागज पर, भारतीय रुपए को तो मजबूत होना चाहिए, है ना? बिल्कुल। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं। महंगाई दर भी काबू में है, बाहरी खाते जैसे व्यापार घाटा वो भी पहले से बेहतर स्थिति में है। जी। तो फिर ऐसा क्या हो रहा है कि पिछले एक साल में रुपया डॉलर के मुकाबले लगभग 6% तक गिर गया? और देखिए, यहीं से ये मामला दिलचस्प होना शुरू होता है। कुछ समय पहले तक एक तर्क दिया जा रहा था, हाँ, कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। बिल्कुल। और वो बात उस समय तक काफी हद तक सही भी थी। दुनिया की लगभग हर करेंसी डॉलर के सामने कमजोर पड़ रही थी। मुझे याद है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भी यही बयान दिया था, लेकिन अब तो कहानी में एक नया मोड़ आ गया है। सही कहा। अब रुपया तब भी गिर रहा है जब डॉलर खुद दुनिया की दूसरी बड़ी मुद्राओं जैसे यूरो या येन के मुकाबले कमजोर पड़ रहा है। मतलब अब वो बहाना भी नहीं चल सकता। हाँ, ये तो एक असली विरोधाभास है। बिल्कुल। और यहीं पर जो अर्थशास्त्र की किताबी बातें हैं वो थोड़ी सी फेल होती नजर आती हैं। कैसे? देखिए, पारंपरिक सिद्धांत तो यही कहता है कि एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था विदेशी निवेश को खींचती है, जिससे उस देश की करेंसी की मांग बढ़ती है और वो मजबूत होती है। पर यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। हाँ, जो हमें इशारा कर रहा है कि हमें सतह के नीचे झांकना होगा, उन कारणों को ढूंढना होगा जो सीधे सीधे दिखते नहीं है। ठीक है, तो फिर देखते हैं सतह के नीचे क्या है। लेख कुछ वजहों की तरफ इशारा करता है। सबसे पहली और सीधी वजह है हमारा व्यापार। हम आज भी निर्यात से कहीं ज्यादा आयात करते हैं। मतलब हम दुनिया को जितना सामान बेचकर डॉलर कमाते हैं, उससे कहीं ज्यादा डॉलर का सामान खरीद लेते हैं। और इसका नतीजा बहुत सीधा है। क्या? जब आपको खरीदने के लिए बेचने से ज्यादा डॉलर चाहिए तो बाजार में डॉलर की मांग अपने आप बढ़ जाती है और रुपए पर दबाव बनता है। ये एक लगातार बना रहने वाला दबाव है। और इसी व्यापार से जुड़ा एक और पेच है, अमेरिका के साथ हमारे व्यापारिक रिश्ते। जी। लेख बताता है कि अमेरिका ने भारत पर कुछ सबसे ऊंचे टैरिफ लगाए हुए हैं। जी, जिसका मतलब है कि हमारा सामान अमेरिकी बाजार में और भी महंगा हो जाता है। और इससे उनकी मांग कम हो जाती है। और ऊपर से भारत अमेरिका के बीच एक बड़े व्यापार समझौते के बाद भी वो सालों से अटकी पड़ी है। और ये जो अनिश्चितता है ना, ये निवेशकों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। अच्छा। इसे ऐसे समझिए कि जब दो बड़े कारोबारी पार्टनर अपने रिश्तों को लेकर साफ साफ कुछ नहीं कह रहे हो, तो कोई भी तीसरा आदमी उनके साथ पैसा लगाने में हिचकिचाएगा। तो वैश्विक निवेशक भी वैसे ही सोचते हैं। बिल्कुल। जब तक उन्हें भारत अमेरिका व्यापार को लेकर एक स्पष्टता नहीं दिखती, वो थोड़ा सतर्क रहते हैं। और ये सतर्कता सीधे सीधे निवेश के प्रवाह पर और फिर रुपए की कीमत पर असर डालती है। ठीक है, तो एक पहलू तो व्यापार हुआ, लेकिन पैसों का आना जाना तो सिर्फ सामान खरीदने बेचने से नहीं होता। असली बड़ा खेल तो निवेश का है। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पर लेख में बैंक ऑफ बड़ौदा यानी बीओबी की एक स्टडी का जिक्र है, जिसके आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। क्या कहती है स्टडी? स्टडी के मुताबिक दिसंबर 2024 से दिसंबर 2025 के बीच, जब दुनिया के दूसरे शेयर बाजारों में जबरदस्त तेजी थी, तब हमारा भारतीय बाजार पिछड़ गया। अच्छा, कितना? आंकड़े देखिए, अमेरिकी बाजार 17 से 30% तक चढ़े, चीन और जापान 16 से 27% तक, यहाँ तक कि हांगकांग का बाजार भी 27% चढ़ा। और इनकी तुलना में हमारा सेंसेक्स सिर्फ 8%। ओह, ये तो बहुत बड़ा अंतर है ना? हाँ, ये एक बहुत बड़ा संकेत है। और इसके दो मतलब हो सकते हैं, जैसा कि लेख में भी बताया गया है। क्या है वो दो मतलब?
पहला तो ये कि विदेशी निवेशकों को लगता है कि भारतीय शेयर पहले से ही अपनी असली कीमत से बहुत ज्यादा महंगे हैं, मतलब ओवर वैल्यूड हैं। एक मिनट, ओवर वैल्यूड का मतलब क्या हम ये समझें कि किसी कंपनी के शेयर की असल कीमत 100 रुपए है लेकिन बाजार में वो 150 का बिक रहा है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने, यही मतलब है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि उन्हें भारतीय कंपनियों के भविष्य के मुनाफे पर उतना भरोसा नहीं है जितना दूसरी अर्थव्यवस्थाओं की कंपनियों पर है। वजह चाहे जो भी हो, नतीजा तो एक ही निकलता है कि विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से या तो पैसा निकाल रहे हैं या नया पैसा डालने से हिचक रहे हैं। और जब वो पैसा निकालते हैं तो रुपए पर क्या असर होता है? प्रक्रिया बहुत सीधी है। मान दीजिए एक अमेरिकी फंड ने भारत में 100 करोड़ के रुपए के शेयर बेचे। ठीक है। अब उन्हें ये 100 करोड़ रुपए वापस अमेरिका ले जाने हैं, तो वो बाजार में जाकर इन रुपयों को डॉलर में बदलेंगे। अच्छा। और जब बाजार में अचानक इतने सारे रुपए बेचकर डॉलर खरीदने की मांग पैदा होती है, तो डॉलर की कीमत बढ़ जाती है और रुपए की कीमत अपने आप गिर जाती है। इसे ही फॉरेन पोर्टफोलियो आउटफ्लो या एफपीआई आउटफ्लो कहते हैं। बिल्कुल, और ये रुपए को कमजोर करने वाले सबसे बड़े कारणों में से एक है। तो इस पूरी कहानी में एक और बहुत बड़ा खिलाड़ी है जिसके हर कदम पर बाजार की नजर रहती है। हमारा अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, आरबीआई। आरबीआई जब चाहे बाजार में डॉलर खरीद या बेच सकता है और रुपये की दिशा बदल सकता है। कह सकते हैं कि आरबीआई इस खेल का सबसे बड़ा रेफरी है। जब रुपया बहुत तेजी से गिरने लगता है तो आरबीआई अपने खजाने से डॉलर निकालकर बाजार में बेचना शुरू कर देता है। इससे डॉलर की सप्लाई बढ़ जाती है और रुपये को एक सहारा मिल जाता है। जी, और जब रुपया बहुत मजबूत होने लगता है तो वो बाजार से डॉलर खरीद लेता है। तो यहाँ पर बॉब की स्टडी एक और दिलचस्प सवाल पूछती है। क्या? कि आरबीआई के कौन से कदम का रुपए पर सबसे ज्यादा असर होता है। स्टडी ने अक्टूबर 2020 से नवंबर 2025 तक के आंकड़ों को देखा और 3 मुख्य फैक्टर्स की पहचान की। कौन कौन से? पहला है आरबीआई का स्पॉट इंटरवेंशन, यानी बाजार में तुरंत डॉलर खरीदना या बेचना। दूसरा है आरबीआई के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में बदलाव। और तीसरा है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, यानी एफपीआई, जिसकी बात हम अभी कर ही रहे थे। और यहीं पर इस स्टडी का सबसे आकर्षक, सबसे दिलचस्प नतीजा सामने आता है। रुकिए, मुझे अंदाजा लगाने दीजिए। ज्यादातर लोगों को तो यही लगेगा कि आरबीआई जब तुरंत बाजार में डॉलर बेचता है, यानी स्पॉट इंटरवेंशन करता है, उसी का असर सबसे ज्यादा होता होगा। और आपका अंदाजा ज्यादातर लोगों की तरह ही है, लेकिन ये गलत है। क्या? स्टडी कहती है कि रुपए पर स्पॉट इंटरवेंशन से ज्यादा असर आरबीआई के फॉरवर्ड सौदों का होता है। ये तो सुनने में बड़ा उल्टा लग रहा है। मतलब जो काम अभी हो रहा है उसका असर कम। हाँ, और जो भविष्य में होगा उसका असर ज्यादा। ये कैसे मुमकिन है? ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आखिर है क्या चीज? इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको 3 महीने बाद अमेरिका से एक मशीन खरीदनी है जिसकी कीमत $10,000 है। ठीक है। आज डॉलर 80 रुपए का है। आपको डर है कि 3 महीने में कहीं डॉलर 85 रुपए का ना हो जाए। हाँ, तो मेरा खर्च बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो आप आज ही बैंक के साथ एक सौदा कर लेते हैं कि 3 महीने बाद भी आप $10,000 80 रुपए की दर पर ही खरीदेंगे। यही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। ये भविष्य के जोखिम से बचाता है। अच्छा, तो आरबीआई जब ये करता है तो उसका ज्यादा असर क्यों होता है? क्योंकि देखिए, ये सिर्फ एक सौदा नहीं है। ये आरबीआई की तरफ से बाजार को भेजा गया एक बहुत शक्तिशाली संकेत है। संकेत? हाँ। कैसा संकेत? जब आरबीआई फॉरवर्ड मार्केट में डॉलर बेचने का वादा करता है तो वो पूरे बाजार को बता रहा होता है कि भविष्य में हम रुपये को कमजोर नहीं होने देंगे। ओह। ये एक मनोवैज्ञानिक असर डालता है। ट्रेडर्स और निवेशक सोचने लगते हैं कि अगर आरबीआई खुद भविष्य को लेकर इतना आश्वस्त है तो हमें रुपये के खिलाफ दांव नहीं लगाना चाहिए। ये उम्मीद और भरोसे का खेल है। वाह, ये तो वाकई दिलचस्प है। लेकिन इस स्टडी में एक और बात है जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया। वो क्या? हम हमेशा सुनते हैं कि व्यापार घाटा बढ़ने से रुपया कमजोर होता है, पर यह स्टडी कहती है कि विश्लेषण में व्यापार घाटे का रुपये के उतार चढ़ाव पर कोई खास असर नहीं दिखा। जी। ये कैसे हो सकता है? ये तो अर्थशास्त्र के पहले पाठ के ही खिलाफ है। हाँ, ये पारंपरिक सोच को चुनौती जरूर देता है, लेकिन इसका एक संभावित कारण है टाइमिंग का फर्क। मतलब? जो व्यापार घाटे का आंकड़ा हम हर महीने देखते हैं वो सिर्फ लेन देन की एक रिकॉर्डिंग है। जरूरी नहीं कि ठीक उसी महीने में उतना ही डॉलर देश से बाहर गया हो। अच्छा। मिसाल के तौर पर हमारे देश के नियमों के मुताबिक एक निर्यातक को अपना सामान विदेश भेजने के बाद अपनी डॉलर की कमाई को देश में वापस लाने के लिए कई महीनों का समय मिलता है।
ओहो, तो हो सकता है कि एक एक्सपोर्टर अपनी डॉलर की कमाई को कुछ समय तक विदेश में ही रखे, इस उम्मीद में कि शायद बाद में रुपया और कमजोर हो और उसे ज्यादा रुपए मिले। बिल्कुल। इसी वजह से जिस महीने में व्यापार घाटा दर्ज होता है और जिस महीने में उस घाटे से जुड़ा डॉलर का असल लेन देन होता है, उनमें एक बड़ा अंतर हो सकता है। इसी टाइम लैग की वजह से शायद सीधा संबंध नहीं दिखता। शायद यही एक वजह हो सकती है। ठीक है, तो अब हम इस पहेली के कह सकते हैं कि आखिरी और सबसे रहस्यमयी हिस्से पर पहुंचते हैं। हमने व्यापार की बात की, निवेश की बात की और आरबीआई की रणनीतियों को भी समझा। तो अगर हम इन तीनों बड़े फैक्टर्स को एक साथ रख दें, आरबीआई का स्पॉट और फॉरवर्ड हस्तक्षेप और विदेशी निवेश, हाँ, तो ये सब मिलकर रुपए के उतार चढ़ाव का कितना हिस्सा समझा पाते हैं? और यहीं पर यह पहेली एक रहस्य बन जाती है। मतलब? बॉब की स्टडी का अंतिम निष्कर्ष ये है कि ये तीनों सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण कारक मिलकर भी रुपए के उतार चढ़ाव का केवल 13 से 14% ही समझा पाते हैं। क्या सिर्फ 14%? जी, बस इतना ही। तो फिर बाकी का 86% कहाँ से आ रहा है? वो कौन सी ताकत है जो रुपए को चला रही है? यही इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा सवाल है। स्टडी का निष्कर्ष है कि अर्थशास्त्र से परे भी कुछ कारक हैं जिनकी भूमिका है। अर्थशास्त्र से परे? जैसे कि बाजार की भावना, यानी मार्केट सेंटिमेंट, जैसे भू राजनीतिक तनाव का डर, राजनीतिक स्थिरता को लेकर निवेशकों की धारणा। ये वो चीजें हैं जिन्हें आप किसी गणित के फॉर्मूले में नहीं डाल सकते। ये तो इंसानी मनोविज्ञान, डर और लालच का खेल है। बिल्कुल। और शायद आज के दौर में ये खेल पारंपरिक आर्थिक सिद्धांतों पर भारी पड़ रहा है। तो आज के इस पूरी पड़ताल से एक बात तो साफ है, रुपए की कमजोरी कोई सीधी साधी गणित की समस्या नहीं है जिसका एक सीधा जवाब हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये व्यापार, वैश्विक राजनीति, निवेशकों के भरोसे, आरबीआई की दिमागी रणनीतियों और शायद कुछ ऐसे अनजाने अनकहे डरों का एक जटिल जाल है। और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या हम आज की इस आपस में जुड़ी हुई और बेहद जटिल दुनिया में करेंसी के उतार चढ़ाव को समझने के लिए सही आर्थिक मॉडलों का इस्तेमाल कर रहे हैं? या फिर अब बाजार की धारणा, अफवाहें और अज्ञात भू राजनीतिक कारक पारंपरिक अर्थशास्त्र के सिद्धांतों पर पूरी तरह हावी हो चुके हैं? ये एक विचारणीय प्रश्न है। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जो न सिर्फ हमारे नीति निर्माताओं के लिए बल्कि भविष्य के प्रशासकों और हर उस नागरिक के लिए जरूरी है जो अपने देश की अर्थव्यवस्था को समझना चाहता है। इस महत्वपूर्ण विषय पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। यूपीएससी और सामान्य ज्ञान से जुड़े ऐसे ही विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।